हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। संवैधानिक विकास को मूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। कंपनी के शासन के रूप में 1773 से लेकर 1858 तक और ब्रिटिश ताज के शासन के रूप में 1858 से लेकर भारत की आज़ादी 1947 तक। तो आज इस वीडियो में हम पहले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला सुधारों के रूप में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने का पहला कदम था ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने और मद्रास के गवर्नर तथा बम्बई के गवर्नर को कुछ हद तक बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसी अधिनियम एक्ट के माध्यम से द्वारा 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया व भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया। इस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई जो कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों की देखरेख करता था। इस क्रम में आगे चलते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके द्वारा कंपनी के क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना 1773 के एक्ट से और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। ये कंपनी के सिविल, सैन्य तथा राजस्व संबंधी मामलों की देखरेख करते थे। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल व उनकी 3 सदस्यीय परिषद द्वारा किया जाता था। उसमें एक स्थान मुख्य सेनापति को दिया गया था। मुंबई के गवर्नर व मद्रास के गवर्नर को पूर्ण रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जो कि पहले कुछ आंशिक रूप से अधीन किए गए थे। इसके बाद अगला आता है 1813 के चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन की अन्य कंपनियों के लिए खोल दिया गया। भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को इस एक्ट के द्वारा पहली बार स्पष्ट किया गया। इस एक्ट के द्वारा ही भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की इजाज़त दी गई और कंपनी की आय में से शिक्षा पर खर्च के 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। आगे चलते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा भारतीय प्रदेशों का प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे अस्थायी सदस्य के रूप में विधि विशेषज्ञ को रखा गया, जो कि लॉर्ड मैकाले थे। यानी 4 सदस्यीय परिषद का गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया था, वो अभी भी बरकरार है तथा मद्रास व बम्बई के गवर्नर को इस एक्ट के द्वारा विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया, जो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार का कंपनी का एकाधिकार था, उसको पूर्णतया खत्म कर दिया गया। यानी कंपनी के व्यापारिक कार्यों को एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और उसको राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। कंपनी के अधीन नियुक्त कर्मचारियों में भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसके लिए भी इस एक्ट में प्रावधान किया गया।
इसके द्वारा दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। अब हम आगे चर्चा करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। ब्रिटिश संसद, इसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी से भारत का शासन ले सकती है, अपने अधीन कर सकती है। नियुक्ति में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का संरक्षण प्रावधान था, उनकी अनुमति से नियुक्तियां की जाती थी, उनको समाप्त कर दिया गया। विधि सदस्य को कार्यकारी परिषद में पूर्ण सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाने लगा, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता थी। सिविल सेवकों का चयन अब परीक्षा के आधार पर किया जाने लगा। गवर्नर जनरल परिषद में कानून निर्माण में सहायता के लिए 6 नए सदस्यों का प्रवेश दिया गया और कुछ हद तक ये चुनाव के आधार पर चुने जाते थे, चुनाव के माध्यम से आते थे। इसमें 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। इन 6 नए सदस्यों को विधान पार्षद कहा जाता था और इन्हीं को भारतीय विधान परिषद भी कहा जाने लगा, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। और कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक को वीटो करने का अधिकार दिया गया। 1854 में मैकाले समिति बनाई गई, जो सिविल सेवकों के सुधार के संबंध में थी। इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार भारत में केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया गया, यानी 6 नए सदस्यों में से 4 का जो चुनाव होना था वो स्थानीय संस्थाओं से चुने जाने थे। धन्यवाद। अगले पार्ट की हम जो तब ब्रिटिश ताज का शासन है उसका अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।